मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की, मीन्स थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि सन 1964 से सन 1971 तक का माना जाता है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ेंगे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी पे पहले हम चर्चा करेंगे और इनकी विशेषताओं को जानेंगे। इसके बाद हम तीसरी पीढ़ी के कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटरों को देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे यूनिवेक 1108, यूनिवेक 9000, IBM 360 और अंत में बात करेंगे IBM 370 की। तो सबसे पहले हम चलते हैं और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी पे कुछ चर्चाएं और विशेषताओं को जान लेते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास काल सन 1964 से सन 1971 तक माना जाता है। इस दौरान टेक्सास इंस्टीट्यूट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने सबसे पहले इस जनरेशन की सबसे मूलभूत चीज यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन का। और यहाँ पे आप दो चित्र देख रहे हैं। पहला है बाईं साइड में, जो कि है इंटीग्रेटेड सर्किट का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होना शुरू हुआ। जैसा कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, उसी को रिप्लेस करके तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होना शुरू हुआ। आप बाईं तरफ देख रहे हैं वैज्ञानिक JS किल्बी को। यही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट को सफलतापूर्वक बनाया। तो ये जो नई तकनीक है, इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, या छोटी भाषा में इसको IC चिप भी कहा जाता है। यही इंटीग्रेटेड सर्किट है जो तीसरी पीढ़ी में सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। तो सबसे पहले हम एक संक्षिप्त ब्यौरा ले लेते हैं वैज्ञानिक JS किल्बी का। इनका जन्म हुआ था नवंबर 8, 1923 को और इनकी मृत्यु हुई थी जून 20, 2005 को। ये अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने अपने सहयोगी मित्र रॉबर्ट नाइसी के साथ मिलकर सबसे पहला इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, जो कि इन्होंने सफलतापूर्वक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन में सन 1958 में बनाया। और इस खोज के लिए इन्हें दिसंबर 10, 2000 को भौतिक के क्षेत्र में सराहनीय खोज के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा भी गया। वैज्ञानिक JS किल्बी ने इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण खोज किए थे, जिसमें कि सबसे मुख्य है हैंड हेल्ड कैलकुलेटर और थर्मल प्रिंटर, जिसका इन्होंने पेटेंट भी कराया था। इसके अलावा भी वैज्ञानिक JS किल्बी ने 7 और पेटेंट अपने नाम से कराए थे। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट की। तो यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है, बाईं तरफ है ट्रांजिस्टर और दाहिनी तरफ है इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यही ट्रांजिस्टरों को बदलकर इनके स्थान पे इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होना शुरू हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में उपयोग होने वाले कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर के स्थान पे किया गया। इस खोज ने कंप्यूटर में नई क्रांति को जन्म दिया, जिससे कि कंप्यूटर की साइज काफी छोटी हो गई और इनकी काम करने की गति और कुशलता भी अत्यधिक बढ़ गई। और भी कई प्रभावशाली बदलाव हुए, जो कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं। कंप्यूटर की इस जनरेशन में और भी कई आधुनिक विकास हुए, जैसे कि रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि का भी प्रयोग शुरू हुआ। यहाँ आपको चित्र में 3 फोटो दिख रहे हैं। सबसे पहले बाईं तरफ ऊपर में आपको दिख रहा है रिमोट प्रोसेसिंग।
रिमोट प्रोसेसिंग की खास बात यह है कि हम रिमोट प्रोसेसिंग की सहायता से एक साथ कई कंप्यूटरों से जुड़ सकते हैं। दूसरी तरफ आपको नीचे दिख रहा है चित्र जिसमें लिखा है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग भी कुछ रिमोट प्रोसेसिंग जैसा ही काम करता है। इसकी सहायता से हम एक बार में ही कई कंप्यूटरों के साथ जुड़ के फाइलों का और डॉक्यूमेंट का साझा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अलावा ऊपर आपको चित्र दिख रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें कि एक ही कंप्यूटर में एक साथ हम कई डिवाइसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक ही साथ हम कई कार्य भी कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। इसके अलावा इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रॉन 2, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल 6, 8 इत्यादि का भी प्रयोग शुरू हुआ और इन्हीं हाई लेवल लैंग्वेज की सहायता से ही मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए गए। इसके साथ साथ इन कंप्यूटर्स में नए इनपुट और आउटपुट उपकरणों का प्रयोग भी किया गया, जैसे कि विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, मैग्नेटिक इंक रीडर और हाई स्पीड प्रिंटर्स इत्यादि। जैसा कि आपको यहाँ चित्र में ये तीनों दिख रहे हैं। सबसे बाईं तरफ है विजुअल डिस्प्ले। विजुअल डिस्प्ले जो हम आज अपनी सरल भाषा में कहते हैं मॉनिटर, ये वही विजुअल डिस्प्ले है जो कि हम बहुत ही आसानी से आउटपुट को अपनी स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे देखते हैं। वही चीज होती है विजुअल डिस्प्ले। आपको यहाँ बीच में चित्र में दिख रहा है मैग्नेटिक इंक रीडर। जैसे कि आज हम प्रयोग करते हैं प्रिंटर्स इत्यादि का, उसी तरीके से ये भी पहले प्रयोग में आता था। दाहिनी तरफ सबसे आखिरी चित्र में आपको दिख रहा है हाई स्पीड प्रिंटर्स। ये प्रिंटर उस समय की शुरुआती दौर के प्रारंभिक प्रिंटरों में से एक थे। हालांकि ये लेजर प्रिंटर की कड़ी का सबसे शुरुआती प्रिंटर है। इसके अलावा यह जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसको कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आपस में मिलाकर बनाया गया था, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। इनको आपस में मिलाकर बहुत ही छोटी सेमीकंडक्टर चिप बनाई गई, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है बाईं तरफ सबसे ऊपर है ट्रांजिस्टर, उसके नीचे है रजिस्टर और सबसे आखिरी में है कैपेसिटर। इन तीनों को जोड़ के ही इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हुआ। एक छोटे से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और आगे हम बात करते हैं कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट के लिए कीबोर्ड का और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग होना शुरू हुआ, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। बाईं तरफ है कीबोर्ड का चित्र और दाहिनी तरफ है मॉनिटर का चित्र। इन्हीं दोनों का प्रयोग करके तीसरी पीढ़ी में इनपुट और आउटपुट देखा जाता था। इसके अलावा कीबोर्ड और मॉनिटर को ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही कंट्रोल किया जाता था और एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में कई एप्लीकेशन चला सकता है और कई डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर सकता है। जो भी दिशा निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते थे, वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए थे, ना कि पुरानी भाषा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसीलिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काफी प्रचलित, विश्वसनीय और तेज थे। जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है,
ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मध्य में इंग्लिश में लिखा हुआ है। यही ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मुख्य आधार होता है किसी भी कंप्यूटर का। हालांकि कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है, सबसे पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जो उसके ऊपर हम विचार विमर्श करते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही हम एप्लीकेशन, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, डिस्क ड्राइव और भी अनेकों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यही ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मुख्य आधार होता है पूरे के पूरे कंप्यूटर को संचालित करने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की कुछ मुख्य विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इनमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप का यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग शुरू हुआ। ये कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे और अधिक तेज थे। आईसी चिप सस्ते थे और आकार में बहुत ही छोटे थे, और इनका आकार में छोटा होना ही कंप्यूटरों को आकार में और छोटा करने में सहायक हुआ। इसमें विद्युत की खपत अपेक्षाकृत कम होती थी। इन कंप्यूटर्स की गति पहले कंप्यूटर की अपेक्षाकृत काफी तीव्र भी होती थी, जिस कारण से गणितीय और तार्किक क्रियाएं कुछ ही सेकंड में बहुत ही आसानी से हो जाती थी। इन कंप्यूटर्स को मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में काफी छोटे हो चले थे। इनके द्वारा मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों ही संभव था। ये मूल्य में सस्ते होने के कारण व्यापार और औद्योगिक संस्थानों में काफी प्रचलित हुए और काफी इस्तेमाल भी किया गया। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटरों की। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवेक 1108 की। आपको यहाँ चित्र में जो दिख रहा है, ये यूनिवेक 1108 कंप्यूटर है। यूनिवेक 1108 एक काफी पुरानी श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो कि कंप्यूटर की प्रथम और द्वितीय पीढ़ी में भी काफी प्रचलित और विश्वसनीय रहा है। तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटरों की, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिवेक कंप्यूटर श्रृंखला की। जैसा कि आपने कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी पिछले वीडियो में पढ़ ली है, और वहां पे भी आपको यूनिवेक कंप्यूटर की चर्चा मिली थी। तो यूनिवेक कंप्यूटर जो है, ये काफी शुरुआती दौर से ही बना हुआ है। उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं यूनिवेक 1108 कंप्यूटर की। यूनिवेक 1108 कंप्यूटर सन 1964 में बनाया गया था, जिसमें कि ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया। और इसके बाद में इसी क्रम में यूनिवेक 1108 का सफलतापूर्वक प्रयोग होने के बाद में इसी का एक दूसरा रूपांतरण आया, यूनिवेक 1108-2, जो कि इसी श्रृंखला का सबसे पहला मल्टी प्रोसेसिंग मशीन भी कहा जाता है। अर्थात कि यूनिवेक 1108-2 में एक साथ कई काम करने की खूबी थी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी क्रम में यूनिवेक 9000 की। यूनिवेक 9000 कंप्यूटर, ये यूनिवेक की ही एक श्रृंखला है, जिसमें कि आप यहां देख रहे हैं
यूनिवेक 9000 की श्रृंखला में यूनिवेक 9200, यूनिवेक 9300, यूनिवेक 9400, यूनिवेक 9700 मॉडल नंबर का आविष्कार हुआ, जो कि सन 1960 के मध्य में प्रचलन में आया और जिसमें से 9200 और 9300 कंप्यूटर 16 बिट सिस्टम पर बनाए गए थे और इसी के आगे यूनिवेक 9400 जो कि 32 बिट सिस्टम पर बनाया गया था और ये यूनिवेक 9400 IBM 360 कंप्यूटर के बराबर था। IBM 360 कंप्यूटर की बात अभी हम आगे करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे IBM 360। IBM 360 ये मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम है जो कि IBM कंपनी ने अप्रैल 7, 1964 को सबके समक्ष प्रस्तुत किया और ये कंप्यूटर 1965 से लेकर 1978 के मध्य काफी सक्रिय रूप से कार्य में लिया गया। ये कंप्यूटर अपने आप में सबसे पहला ऐसी श्रृंखला का कंप्यूटर था जो कि पूर्ण रूप से छोटे और बड़े एप्लीकेशन को प्रयोग करने में सक्षम था और इसका प्रयोग व्यवसाय और वैज्ञानिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया गया। ये कंप्यूटर अपने समय का बहुत ही प्रचलित कंप्यूटर रहा है। अब अंत में तीसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों की श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं IBM 370 की। IBM 370 जिसे S370 भी कहा जाता है, ये IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर मॉडल का ही एक बहुत ही प्रचलित श्रृंखला क्रम है जिसको कि जून 30, 1970 में सफलतापूर्वक सार्वजनिक किया गया। ये श्रृंखला पुराने श्रृंखला IBM 360 का ही एक नया प्रारूप है जिसमें कि काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जैसे कि इसके कार्य करने की क्षमता और इसकी मेमोरी में भी बदलाव किए गए थे और इसी श्रृंखला के कंप्यूटर में जो कि सबसे ध्यान देने वाली बात है कि 128 बिट फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक को सहेजने की क्षमता थी, अर्थात पिछले कंप्यूटरों में 16 बिट सिस्टम या 32 बिट सिस्टम का ही प्रयोग होता था, लेकिन IBM की श्रृंखला के इस कंप्यूटर में 128 बिट फ्लोटिंग अर्थमेटिक पॉइंट को सहेजने की क्षमता थी। आप इस चित्र के दाहिनी तरफ एक मॉडल की पूरी लिस्ट देख रहे हैं और बाईं तरफ आप देख रहे हैं IBM 370 कंप्यूटर को। बाईं तरफ जो लिस्ट है इसमें आप IBM 370 श्रृंखला की कुछ प्रचलित मॉडल देख रहे हैं जिसमें है मॉडल 115, मॉडल 125, मॉडल 135, मॉडल 138, मॉडल 145 और भी अनेक। इन सभी मॉडल को IBM 370 की श्रृंखला के अंतर्गत बनाया गया था। तो मित्रों, आज हम बात यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो से जुड़ी आपको कोई भी परेशानी या कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, उसके लिए आप हमें कमेंट करिए और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा प्रयास कंप्यूटर शिक्षा को बहुत ही आसान भाषा में आप तक पहुंचाना है और इसके लिए आपके कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही जरूरी हैं। धन्यवाद। शुभ दिन। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें